Green World Publications. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्लास 12th का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। क्वेश्चन बैंक को जो 2024 में आपके क्वेश्चंस कराए गए थे उसी का एनालाइज हम कर रहे हैं कि 2024 में किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए थे और आगे उसी के हिसाब से कैसे आप अपनी तैयारी को एक आयाम दे सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और हम ग्रामर का पोर्शन ही अभी कवर कर रहे हैं और उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे। और इस ग्रामर वाले सीरीज में हम अभी क्या देख रहे हैं बच्चों, होमोफोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और होमोफोन्स क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका उच्चारण कई बार सेम लगता है और हमें लगता है कि इनका मीनिंग भी सेम होगा, लेकिन उच्चारण सेम होने की वजह से इनका मीनिंग सेम नहीं होता, यानी कि इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो होमोफोन्स आपके ऐसे शब्द हैं, मीनिंग में ही शब्द से ही पता चल रहा है। होमो का मतलब होता है साउंड, होमो का मतलब होता है सेम, आई एम सॉरी, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, फोन्स का मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है, ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक, इसमें लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल मैंने देखा था, हमने डिस्कस किया था होमोफोन्स के कुछ 2-4 शब्दों को। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे होमोफोन्स के बारे में। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास एक शब्द है अल्यूजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, अल्यूजन। तो अल्यूजन और एक और शब्द है इल्यूजन। हालांकि ये मैम आपका तो उच्चारण अलग अलग लग रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। ठीक है, तो अल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्यूजन का मतलब होता है कि संकेत। ठीक है, स्पेशली ये आपके अलंकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है साहित्य में। ठीक है, साहित्यिक हिंदी आप ले लीजिए, साहित्यिक अंग्रेजी ले लीजिए, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में इसका इस्तेमाल होता है, संकेत या फिर इशारा, अल्यूजन का मतलब होता है। ठीक है, संकेत या फिर इशारा। और जो लिखा हुआ है इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। और एक आप इसको कह लीजिए, ये एक तरह का मानसिक बीमारी होती है। कोई इंसान को मतलब जो चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है उस चीज को लेकर के भ्रम होता है। तो एक मानसिक बीमारी होती है, मेंटल कंडीशन होता है, जहां पर कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इल्यूजन से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो अल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, संकेत होता है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे, देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, योर एक्सप्लेनेशन शुड क्लियर ऑल अल्यूजन्स। क्या लिखा हुआ है, ऑल अल्यूजन्स। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना। ठीक है, अल्यूजन। तो जो व्याख्या, जो चीजें आप लिख रहे हो या जो चीजें आप विस्तारित कर रहे हो, ये ऐसा लिखा होना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के संकेतों को या जो चीज आप कोडिफाई कर रहे हो उसको, उसका व्याख्या खुले तौर पर कर सके, क्लियरली ये समझ आए पढ़ने वाले को बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इल्यूजन है। ठीक है, इट इज रॉन्ग टू कंसिडर दिस वर्ल्ड एज एन इल्यूजन ओनली। ऐसा सोचना, ऐसा मानना कि ये जो संसार है सिर्फ एक भ्रम है, ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। लिखा हुआ है बर्थ, BIRTH। बर्थ का मतलब होता है जन्म। बर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, जन्म लेना, पैदा होना, उत्पन्न होना। ठीक है, और ये वाला जो बर्थ लिखा हुआ है BERTH, इस बर्थ का मतलब होता है सीट। स्पेशली जो ट्रेन की सीट होती है, बस की सीट होती है, जब आप सवारी मतलब ट्रैवल करते हैं तो जो सीट होती है उसको हम बोलते हैं बर्थ, BERTH। ठीक है, तो चलिए अब दोनों का मतलब हम समझ चुके हैं क्या होता है। इस BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, उत्पन्न होना, और BERTH का मतलब क्या होता है, सीट होता है। तो चलिए सेंटेंस में यूज करते हैं इन दोनों वर्ड को हम।
यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। तुम्हें अपना जन्मदिन जो है, जन्म दिवस जो है, जन्म की तारीख जो है, उसे याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला हम सेंटेंस देखते हैं BERTH से रिलेटेड। तो हमारे पास है यू कैन नॉट ट्रैवल कंफर्टेबली अनलेस योर बर्थ इज रिजर्व्ड इन द ट्रेन। जाहिर सी बात है, जब आप सवारी आप ट्रैवल करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, स्पेशली ट्रेन की अगर यात्रा है, तो आपको पहले टिकट बुक करना पड़ेगा ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। ठीक है, और आप आराम से यात्रा कर पाए। ठीक, तो चलिए हो गया। अब हम करते हैं अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है कैनवस। क्या है बच्चों? कैनवस, CANVAS, कैनवस। दूसरा भी वर्ड है हमारे पास कैनवस। दोनों में अंतर क्या है? सेकंड वाला जो कैनवस लिखा हुआ है इसमें डबल एस है। ठीक है, अब मीनिंग क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है? तो ये जो कैनवस है ये एक प्रकार के फैब्रिक की बात करता है। किसकी बात करता है? फैब्रिक की बात करता है, मटेरियल की बात करता है कि कोई चीज किससे बनी हुई है। मटेरियल होता है ये, एक टाइप का मटेरियल। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड कैनवस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि किसी चीज का जो है स्पेशली वोट डालने के लिए किसी को मनाना, किसी को अपनी बातें समझाना, स्पेशली वोट डालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस को देखते हैं। सेल्स आर मेड ऑफ कैनवस। सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? SAILS। सेल्स का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों जो आपके नाव बने होते हैं, या जहाज की जब हम बात करते हैं, पानी वाले जहाज की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स, SAILS। स्पेशली जलयान जो होता है, जल में चलने वाले जो आपके वाहन होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो नाव है या जो पानी की का जहाज है आपका, बेसिकली नाव के बारे में बात की जाती है, तो वो जो है वो किससे बना हुआ है? कैनवस से बना हुआ है। कैनवस क्या है? एक टाइप का मटेरियल होता है। अब दूसरा सेंटेंस है ही विजिटेड एवरी हाउस टू कैनवस फॉर वोट्स इन द इलेक्शन। तो कोई पर्सन है जो हर एक घर पे जाकर के लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहा है। परसुएड का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। ठीक है, परसुएड का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आते हैं चेक, CHECK, चेक। इस चेक का मतलब होता है, CHECK का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रिस्ट्रेन का करना। ठीक है, चेक, रिस्ट्रेन, या फिर आप बोल सकते हो चेक। नेक्स्ट आपके पास है सेम प्रोनाउंसिएशन से वर्ड है चेक, CHEQUE। इस वाला जो ये वाला जो चेक है बच्चों, ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? ये आपका बैंकिंग में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यूज किया जाता है। मतलब पैसे के लेन देन से रिलेटेड जब बात की जाती है तो हम चेक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपको चेक बुक भी मिलता है, राइट। और CHECK का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है ना, टू चेक समथिंग। तो वहां पे आप क्या करोगे? रोकोगे। ठीक है, देखो सेंटेंस देख लो। यू शुड चेक द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर सन। आपको अपने यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, चलो ठीक है, हाँ। सो एक और वर्ड यहाँ पे लिख लो। चेक का मतलब यहाँ पर जांचना भी होता है। जांचना, जांच पड़ताल करना, जांचना। ठीक है, रोकना या फिर जांचना। ठीक, चलिए अब देखिए सेंटेंस। यू शुड चेक द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर सन। आपको अपने पुत्र का जो उन्नति मार्क है, जो मार्कशीट होता है, एग्जाम के बाद मार्कशीट मिलती है ना, तो वो आपको जांचना चाहिए, वो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, चलो रोकने से एक सेंटेंस हम यहां पर बनाते हैं। एक सेंटेंस हम रोकने से बनाते हैं। चलिए, सो ही checked the leakage of gas. He checked the leakage of gas. ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने गैस जो लीक कर रहा था उसने उसको क्या किया? रोक दिया।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस बना सकते हो, ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास रिलेटेड टू चेक, that is that used especially in banking transaction. So nowadays teachers are paid their salary by check. आजकल अध्यापकों को या अध्यापिकाओं को जो सैलरी है उनकी, उनको चेक के रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है? चेक के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस, एंड अनदर इज डिफरेंस। ठीक है, स्पेलिंग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सो इस डिफरेंस का मतलब यानी कि DIFFERENCE का मतलब होता है भिन्न होता है या अलग होता है, भिन्न या अलग होता है। ठीक है, और इस डिफरेंस का मतलब होता है किसी का आदर पूर्वक किसी की बात मानना, पोलाइट होना, या रिस्पेक्टफुली किसी की बातों को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ये होता है बच्चों। तो आप कह सकते हो इन अनदर टर्म्स, आप इसको बोल सकते हैं जैसे ओबे करना किसी को। बट ओबे क्या होता है? एक थोड़ा सा कंपल्जन हम दिखाते हैं, नैतिक मोरालिटी भी, मतलब नैतिक कंपल्जन भी दिखाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप करते हैं, सम्मान पूर्वक किसी की बातों को आप मानते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। There are many points of difference between a good and a bad boy. तो एक अच्छे लड़के और एक खराब लड़के में बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। और नेक्स्ट है, हम देखिए डिफरेंस, दूसरा सेंटेंस जो है हमारे पास, राम वेंट टू द फॉरेस्ट इन डिफरेंस टू द विशेस ऑफ हिज मदर। तो यहाँ पर राम जो है, हम यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर नाउन को, और स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड राम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉर्ड राम वेंट टू द फॉरेस्ट, और इसके लिए आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। ठीक है, वेंट टू एग्जाइल in difference of his mother। तो जो भगवान राम थे वे अपनी माता की सम्मान में उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वे कहाँ चले गए? क्या कहते हैं कि वनवास चले गए, जंगल चले गए। ठीक है, जंगल नहीं, वनवास हम बोलेंगे। स्पेशली कौन सा टर्म यूज करेंगे? वनवास। और डिफरेंस के साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस टू। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रेज। ठीक है, हमारे पास इससे रिलेटेड 3 वर्ड्स हैं। एक है रेज, RAISE, दूसरा है रेज, RAZE, और तीसरा है रेज। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना, RAGE। ठीक है, अब देखो सबका मतलब क्या है बच्चों। रेज का मतलब होता है उठाना। उठाना मतलब क्या होता है कि उन्नति पे बेसिकली लेके जाना, किसी चीज को बढ़ाना, इससे मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये स्वयं से किया जाता है। रेज वाला जो वर्ड है ये लाइक कोई चीज आप खुद से कर रहे हो तो वहां पे रेज का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये जो रेज है सेकंड, RAZE वाला रेज है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, कोई चीज को खत्म करना, डिस्ट्रॉय या रूइन, किसी चीज को खत्म कर देना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। और थर्ड वर्ड जो हमारे पास है रेज, RAGE, इसका मतलब होता है एंगर, गुस्सा। और ये एंगर क्या है बच्चों? यहां पर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, चलिए तो सेंटेंस देखते हैं, तीनों का सेंटेंस देखते हैं। एवरीबडी शुड ट्राई हिज सोशल स्टेटस इन लाइफ। हर किसी को अपनी सामाजिक अवस्था को बढ़ाने की, उन्नति करना चाहिए। ऐसा एक सजेशन दिया जा रहा है कि हर किसी को अपना सामाजिक जो एक अवस्था है, या आप कह लीजिए कि समाज में जो परिस्थिति है, उसको
और बढ़ाना चाहिए, रेज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रेज वाला जो RAZE वाला है, सो द बिल्डिंग वाज रेज्ड टू द ग्राउंड ड्यूरिंग द रायोट। रायोट का मतलब RIOT, रायट का मतलब क्या होता है, रायट का मतलब होता है उपद्रव, दंगा फसाद, इस टाइप का जो वर्ड होता है उसको हम रायट बोलते हैं, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है, दंगे के दौरान बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है रेज, तो रेज का मतलब अभी हमने क्या डिस्कस किया, गुस्सा, एंगर। सो इन रेज ही स्टैब्ड हिज एनिमी, स्टैब्ड का मतलब होता है किसी को मार देना, स्पेशली जब आप पीछे से वार करते हैं और किसी को बिना सोचे समझे सडन से आप अटैक करते हैं, तो वहां पे हम उस टाइम पे स्टैब्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गुस्से में उसने अपने दुश्मन को मार दिया, उसकी हत्या कर दी बेसिकली, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वीक। क्या है बच्चों, वीक, WEAK। इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे हम स्ट्रेस डाल के पढ़ते हैं। ये है आपके पास वीक और ये है आपके पास वीक, ठीक है ना। ये वाला वीक का मतलब होता है कमजोर, WEAK का मतलब होता है कमजोर, और WEEK का मतलब होता है सप्ताह की बात हम करते हैं, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सभी लोग जानते होंगे, इस पे बहुत स्ट्रेस नहीं डालना है। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस, ही इज अ वेरी वीक स्टूडेंट। वो जो है वो बहुत ही कमजोर विद्यार्थी है। कमजोर कैसे, शरीर से पतला दुबला है, शरीर से कमजोर है नहीं, बेसिकली पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, चीजों को समझने में उसको टाइम लगता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ही केम हियर लास्ट वीक। वो पिछले सप्ताह यहाँ पर आया था, या हाँ आया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है साइट, CITE। अनदर वर्ड वी हैव साइट, दोनों को साइट ही पढ़ते हैं, साइट साइट, CITE, एंड सेकेंड वर्ड इज SITE। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिफरेंस ये है बच्चों, साइट CITE का मतलब होता है किसी चीज का उल्लेख करना, किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है ना, टू मेंशन या मेंशन करना किसी चीज को, ठीक है। साइटेड टू हम बोलते हैं, ऐसा हम जब बात करते हैं तो देखेंगे, फिर हम सेंटेंस में देखेंगे। और ये वाला जो साइट है, किसी जगह के बारे में जब आप बात करते हैं, किसी जगह को जब आप मेंशन करते हैं, तब आप वर्ड यूज करते हैं SITE को, साइट को, ठीक है। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। हाँ चलिए, तो ये है आपके पास, ठीक। चलिए देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं हम। अच्छा ओके, चलो देखो सेंटेंस क्या लिखा है, कैन यू साइट ओनली लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स बाय टैगोर। तो क्या तुम टैगोर की कविता में से सिर्फ लाइनों का मेंशन कर सकते हो, लाइनों का उल्लेख कर सकते हो, लाइनों को बोल सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हैं। साइट की जगह पे आप मेंशन वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइट की जगह पे आप मेंशन वर्ड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साइट वाला, प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड है। तो द साइट फॉर द कॉलेज बिल्डिंग हैज बीन सिलेक्टेड। तो कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो जगह है उसका चुनाव कर लिया गया है, उसको चुन लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर SIGHT, इसको भी हम साइट ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइट पढ़ते हैं बच्चों। तो इस साइट का मतलब क्या हुआ, इस साइट का मतलब हुआ देखना। क्या होता है, देखना होता है, ठीक है। तो चलिए, और ये साइट आप जानते हैं प्लेस से रिलेटेड होता है। सो ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग को देख करके वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। और ये वाला साइट आप जानते ही हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है करियर। क्या लिखा हुआ है बच्चों, करियर। इसको हम कैरियर पढ़ते हैं, CARRIER, इसको हम कैरियर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। कैरी से बना हुआ है कैरियर, और यहां पर ये वाला क्या है, करियर। क्या है, करियर। करियर का मतलब, स्पेशली ये करियर का मतलब होता है व्यवसाय से रिलेटेड है।
कि आप जीवन में आपका कौन सा व्यवसाय होगा, आप क्या करना चाहते हो पैसे कमाने के लिए स्पेशली, ठीक है। और ये वाला कैरियर कोई चीज ले जाने वाला जो होता है, किसी चीज को ले जाना जो होता है, ठीक है ना। आप उस पर कोई सामान ले जा सकते हैं, कोई ऐसा है जो ले जाएगा एक दूसरे, मतलब एक सामान को दूसरी जगह, किसी एक चीज को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर। डीपली, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या होना चाहिए, हमें गंभीरता से पढ़ाई करनी चाहिए एक अच्छे व्यवसाय के लिए। जीवन में एक अच्छा व्यवसाय पाने के लिए हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वी यूज अ कैरियर ऑन अ बाईसाइकिल्स टू कैरी आवर लगेज। तो हमारे बाईसाइकिल पे, जो भी साइकिल चलाए हुए हैं, मैं खुद भी साइकिल चलाई हुई हूँ, तो साइकिल के पीछे एक सीट जैसा बना रहता है, उसको हम कैरियर कहते हैं, और उस पर हम अपना सामान जो है उसको बांध करके ले आने का काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, बहुत अच्छा वर्ड है, चलिए ये देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। मैं स्पेलिंग भी बोल रही हूँ साथ ही साथ, बट आप स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा स्पेलिंग किसका है, ठीक है। तो देखो, एक है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और दूसरे में भी सिर्फ लास्ट में L के बाद I है, और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट, यहां पर जो आपके पास वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, दिस कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, किसी चीज को पूरा करने वाला। लाइक समथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज होती है, दो चीजें, दो ऐसी चीजें, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। like we use and this is very general understanding that male and female are complement to each other, ठीक है। आदमी और औरत एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर करेंगे और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। देखो सेंटेंस देखो, राम एंड श्याम आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। राम के बिना श्याम अधूरा, श्याम के बिना राम अधूरा, ठीक है। चलो, और यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिखा हुआ है COMPLIMENT, तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, है ना। मतलब कि किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, ये वाला मतलब होता है। सो ऑल पीपल डू द कॉम्प्लीमेंट मनोहर, हर लोग, हर व्यक्ति मनोहर को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों। अब आएंगे हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसलेशन की बात करेंगे। आपके एग्जाम में एक पैराग्राफ आता है जो कि हिंदी में लिखा रहता है, और आपको उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यही है, और बहुत आसान सा रहता है पैराग्राफ बच्चों, बहुत ही बेसिक सा पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपके प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और ये ऐसे ही सेंटेंसेस यूज होते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही सेंटेंसेस यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस रहेंगे आपके, पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस रहेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। थोड़ा सा खराब लगेगा बट कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये हम खुद से बनाएं पहले, ठीक है, फिर मैं आप चाहें तो आप किताब की भी हेल्प लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर
हम खुद से ही ट्राई करेंगे, ठीक। थोड़ा सा ये बुरा लगेगा देखने में, बट जस्ट इग्नोर इट। चलिए, ओके, आइए देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंस है, देखो, जानवरों की दुनिया अजीब है। क्या लिखा हुआ है? जानवरों की दुनिया अजीब है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, लिखो द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। दुनिया मतलब संसार, तो द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रेंज। जानवरों की दुनिया क्या है? अजीब है, इज स्ट्रेंज। फिर क्या लिखा है? कह रहा है जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं वहां कुछ दुश्मन भी हैं, ठीक है। वेयर सम आर आवर फ्रेंड्स there some are our enemy too, ठीक है। जहां कुछ हमारे दोस्त हैं वहीं कुछ हमारे दुश्मन भी हैं। where some are our friends there some are enemy too, ठीक है ना। some are our enemy too। चलो देखते हैं आगे। बाघ, शेर, चीता, भेड़िया और लकड़बग्घा भयानक जीव हैं, ठीक है। सो लिखिएगा द टाइगर, लॉयन, वुल्फ एंड हाइना are dangerous animals, ठीक है। फिर कह रहा है कि शाही खतरनाक जानवर है, ठीक है ना। porcupine is a dangerous animal, but लिखा हुआ है ना पर, बट कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े पालतू जानवर हैं। बट लिख लीजिए डॉग्स, कैट्स, और कौन है? काउज। फिर कौन है? भेड़, शीप्स। भेड़िया और भेड़ में अंतर होता है। गोट्स, प्लूरल में ही लिखेंगे सबको। एंड horses आर डोमेस्टिक और पेट एनिमल आप बोल सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने लिखा, हालांकि लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट ये जानबूझ करके मैंने लिखा ताकि आप भी मेरे साथ इसको बनाएं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। सारे के सारे आप देख रहे हैं बच्चों, सब कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, सब कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ना आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है, ना ही आपको बहुत स्टैंडर्ड ग्रामर लिखना है कि आपको बहुत परेशानी होगी, एकदम सिंपल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद से बनाइए। लेटर राइटिंग है, खुद से लिखिए। आर्टिकल राइटिंग है, खुद से लिखिए, ठीक है ना। सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान सी चीजें होती हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। देख लीजिए, और अब देखो, अब इसको हटा रही हूं मैं,
अब मैं रीड करूंगी इसको भी, देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो ऑलरेडी मेंशन है ना उसको भी मैं पढ़ूंगी। लिखिए, द वर्ड ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रेंज एज सम एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, सम आर आवर एनिमीज। ठीक है ना, जैसा मैंने लिखा है आप वैसे भी लिखे, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइगर, लायन, लेपर्ड, वुल्फ एंड हाइना आर फियरफुल एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स लिखा था। Porcupine is also a dangerous animal, but the dogs, cats, cows, bulls, अच्छा बैल भी था क्या? ओके, आई मिस्ड इट। Bulls, sheep, goats and horses are pets. आपने लिखा डोमेस्टिक एनिमल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रुक जाइए फटाफट से पढ़ लो तब तक। चलो देखो, मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़े से कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको लगेगा कि नए हैं, बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। लिखा क्या है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, बनाइए, कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी बोल सकते हैं, हु डजंट नो मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट लिखिए, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक, अधिक से अधिक। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, पढ़ा है तो हम बोलेंगे हैव। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टडीड और रेड, रेड भी लिखोगे READ, है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? स्टडीड। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टडीड अबाउट, स्टडीड हिज, लिख लो, स्टडीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। स्टडीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। नेक्स्ट, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए लिखते हैं, इन हिज, इन, एक मिनट, इन हिज उपन्यासों ना, इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स वी सी द, झलक का मतलब होता है ग्लिम्स। ठीक है, वी सी द ग्लिम्स ऑफ, ग्लिम्स ऑफ किसकी? कौन है? गांव में रहने वाले निर्धन। सो ग्लिम्स ऑफ पुअर विलेजर्स, विलेजर्स कौन? गांव में रहने वाले लोग। पुअर विलेजर्स एंड मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, है ना, एंड मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, so in his story we see the glimpse of poor villagers and middle class families, right? next आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। उन्होंने गांवों, रीति रिवाजों, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के बारे में, यानी कि उसके विषय में खुलकर लिखा है। तो चलिए देखते हैं, मैं यहां लिख रही हूं, so he has written
he has written openly about the village customs one second, customs, रीति रिवाजों, है ना, ट्रेडिशंस, परंपरा जो होती है, ट्रेडिशंस, सोशल एविल्स, he has openly written, अच्छा, he has written openly about the village customs, traditions, social evils, जमींदारों के अत्याचार, सो एट्रोसिटीज, अत्याचार, एट्रोसिटीज, ये टी है, एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, atrocities of landlords and superstitions and अंधविश्वास and superstitions, ठीक है, हो गया, बन गया। क्या लिखा आपने? he has written openly about the village customs, traditions, social evils, atrocities of landlords and superstitions. उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, दर्पण, मिरर, शीशा। सो ही, उन्होंने यह सिद्ध किया, है ना, सो ही प्रूव्ड दैट लिटरेचर, साहित्य, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब क्या, इस लाइन से क्या पता चलता है कि वो, उन्होंने वही चीजें लिखी हुई हैं जो समाज में व्याप्त है, जो समाज में चल रहा है, उन्हीं चीजों के बारे में उन्होंने अपने उपन्यासों में, कहानियों में लिखा हुआ है। तो ये है, मैंने इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम ये जो लिखा हुआ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हुआ है, इसको रीड करेंगे। आप चाहें तो इसको आप खुद भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, और ये मैं हटाऊंगी तो ये सब हट जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं साइड हुई हूं कि आप एक बार इसको देख लीजिए। चलिए देखिए इसको क्या लिखा है। Who does not know मुंशी प्रेमचंद, क्वेश्चन मार्क लगा है। Many people have read his stories and novels. In his stories and novels, we have a glance of the poor and middle class families living in the villages. गांव में रहने वाले लोगों के। He has written openly about villages customs, है ना, social evils, atrocities of landlords and superstitions. He proved that literature is the mirror of society. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको शुरू करने से पहले, एज वी ऑलवेज डू, फर्स्ट वी विल नॉट कॉपी दिस, आत्मनिर्भर बनना है ना, हर चीज में आत्मनिर्भर बनिए। पेंटिंग के लिए ब्रश अच्छी, चलिए ओके, चेंज कर दो। तो क्या लिखा है बच्चों? प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, ठीक है। तो इन एंशियंट प्राचीन, इन एंशियंट टाइम there was THERE, एक सेकेंड, there was a king
नेम्ड करता था, नेम्ड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य had ruled in this country, had ruled in this country. ठीक, in ancient time there was a king named विक्रमादित्य had ruled in this country. प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था, तो हम क्या बोलेंगे? he was a very just, या फिर आप बोल सकते हो न्यायी राजा, है ना, जस्ट किंग और जस्टिस लविंग किंग आप बोल सकते हो। ठीक है, ही वॉज अ वेरी जस्ट किंग और जस्टिस लविंग किंग। ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो ना। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल पेड़ वाला पीपल नहीं है, ये लोग वाला पीपल है। पीपल प्रेजेस, है ना, प्रेजेस नहीं, प्रेज, आई एम सॉरी। So even today people praise about his justice, उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा? एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। So one day there were some boy were playing, there were some boy playing in a nearby forest of a village। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। they saw a mound, ढेर, mound of soil which was, यहां पे लिखिए, यहां पे देखिएगा, ये कंटिन्यू कर रही हूं मैं, which was covered with stone, जो पत्थर से ढका था। अच्छा, ये जो मैंने माउंड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे हीप वर्ड भी लिख सकते हो, HEAP, हीप वर्ड भी आप लिख सकते हो। हीप ऑफ सॉइल या हीप ऑफ एनीथिंग ढेर होता है। ठीक है, तो माउंड की जगह पे हीप भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है? उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ देम, अ बॉय, एक सेकेंड, कवर्ड है ना, तो वन ऑफ देम a boy sat on the stone, उस पत्थर पर क्या हुआ? बैठ गया। sat on the stone, उस पत्थर लिखा ना, सो ऑन दैट स्टोन। चलो फिर क्या लिखा? उसने अपने साथियों से कहा, he asked या he said to his fellows, he said to his fellows, अपने साथियों से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा है, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ,
you bring your cases to me, मेरे पास लाओ। ठीक है, मैं न्याय करूंगा, आई विल डू जस्टिस। क्या लिखा है? आई विल डू जस्टिस। एक सेकेंड, आई विल डू जस्टिस, मैं न्याय करूंगा। एक स्टोरी रहती है, ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य की आत्मा उस लड़के के अंदर आ जाती है और वो विक्रमादित्य जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये है हमारा ट्रांसलेशन जो हमने किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब जो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है उसको हम देखेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद अब मैं इसको हटाऊंगी तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। सो प्लीज इफ यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। देखिए, इन एंशियंट टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री। ठीक है, ही वॉज अ जस्ट किंग और इवन टूडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस। नेक्स्ट, one day a few boys were playing in the forest near a village, nearby a village होगा, nearby a village आप कर दीजिएगा। Next, so they saw there a heap of dust, dust नहीं, soil बोलो, मिट्टी है ना, that was covered with stone. One of those boys, ठीक है, one of those boys या one of them a boy sat, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, one of those boys sat on that stone. He said to his companions, या फिर आप fellows लिख सकते हो, bring your cases to me, I will do justice. ठीक है, so this is the translation we did. next क्या है बच्चों, ये भी करना चाहेंगे? चलिए करते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, ओके, हो गया, मैप बन गया। लिखा है क्या है बच्चों? प्रातः काल का सुहावना समय था। ठीक है, तो लिखिए, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। प्रातः काल का सुहावना समय था, ठंडी हवा चल रही थी। द कूल ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही है, ब्लोइंग, इसी से बना है ब्लोअर। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया। ठीक है, सो अकबर वेंट फॉर अ वॉक विद प्रिंस सलीम एंड बीरबल फिर क्या हुआ? तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। सो द वाटर ऑफ pond was clear, the water of pond was clear, so
he decided to take bath in the, तो he decided to take bath, सिंपल इतना ही लिखो। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। तो यहां पे लिखिएगा प्रिंस सलीम also got ready to take bath। ओके, फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। सो ही, नहीं उन्होंने मतलब दोनों लोगों ने, तो दे टुक ऑफ यहां पे फ्रेज है, टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, या पुट ऑफ भी होता है, ठीक है, यहां पे अच्छा पुट ऑफ ही लिख लो, जस्ट 1 सेकेंड, पुट ऑफ देयर क्लोथ्स एंड handed over to बीरबल, handed over, या फिर आप सिंपली गेव लिख सकते हो, टू बीरबल, who does not, अच्छा करता था ना, did not, just 1 second, did not है ना, who did not want to take bath, ठीक है, इरेज करना पड़ेगा। चलिए इतना हमने कर लिया, अब हम आगे देखते हैं, फिर से ये हटेगा, तो चलो फिर क्या हुआ, पढ़ देती हूं मैं और थोड़ा सा मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, नहाते समय बीरबल ने कहा तुम्हारे पास, अच्छा नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, ओके, तो ड्यूरिंग बाथ, नहाते समय, ड्यूरिंग बाथ अकबर said to बीरबल, you have a burden of, you have the burden of a donkey, you have the burden of a donkey, कुछ लोग डोंकी भी बोलते हैं, ठीक है, सो ही सेड यू हैव द बर्डन ऑफ अ डोंकी, ठीक है, इस पर बीरबल बोलते हैं, बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल रिप्लाइड, ठीक है, नो सर, नो योर मैजेस्टी, नो योर मैजेस्टी, महाराज, नो योर मैजेस्टी, नहीं सर दो गधों का है, नो योर मैजेस्टी, आई हैव द बर्डन ऑफ टू, I have the burden of 2, I have the burden of 2, that means 2 गधों का बोझ लिया हुआ है, ठीक है, तो बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, है ना, on the words of बीरबल अकबर laughed,
बट परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। बट प्रिंस सलीम गॉट एंग्री। प्रिंस सलीम गॉट एंग्री, ठीक है। परंतु राजकुमार सलीम जो थे वो क्या हो गए, क्रोधित हो गए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब मैं आपको क्या करूंगी, डायरेक्ट इसको बताऊंगी यहाँ पे जो पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ऑलरेडी ट्रांसलेट किया गया है इसको। इट वॉज अ प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग, आप सिंपली लिख सकते हैं इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, ठीक है। द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, Akbar along with Prince Salim and Birbal went for a walk. After some time, they reached the bank of a pond. The water of the pond was clean, so Akbar decided to take bath. Prince Salim also got ready to take bath. They put off their clothes and handed them over to Birbal, who did not want to take bath at that time. While taking bath, Akbar said to Birbal, "You have the burden of a donkey." Birbal replied quickly, "No, your majesty, it is of two donkeys." At the words of Birbal, Akbar laughed, but Salim got angry. But Prince Salim got angry. ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप खुद से सेंटेंस बनाइए और आप जो है इस तरह से मेहनत करिए, कोशिश करिए कि खुद से बनाइए। बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती हैं, हम बस दिमाग में अपने हवा बना के रखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल सा सेंटेंस यूज होता है, सिंपल टेंसेज यूज होते हैं, बहुत कुछ करना नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो कोशिश करिए खुद से बनाने की। और आगे भी क्लासेस हैं, एक क्लास और रहेगा, हार्डली एक क्लास और रहेगा, आपका ग्रामर का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लिटरेचर वाले पार्ट पे करेंगे और आपकी इंग्लिश का जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।